जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ऑलरेडी मैंने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज आप कहिए, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज वेल एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर उन दोनों का मिक्स, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज की बात हमने कर ली थी, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम, एक तो फिबोनाची सीरीज था, उससे पहले आपके पास क्या सीक्वेंस होते हैं, क्या आपके पास प्रोग्रेशन होता है और क्या आपके पास सीरीज होता है। इन चीजों के बारे में हमने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे, फिर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो सेकंड होने वाला है, और उसमें जो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे वो रहेगा आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें रहने वाली है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इन शॉर्ट वी एब्रिविएट इट एज AP। क्लियर है, याद रहेगा, एब्रिविएटेड एज AP, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको AP कहते हैं। 10th क्लास में अगर आप एक ISC के स्टूडेंट है अच्छे से पता होंगे, CBSE के स्टूडेंट है तो भी आपको पता होंगे अच्छे से, क्योंकि 10th क्लास में आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ज्योमेट्रिक नहीं होता CBSE में, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास ICSE में स्टिल होता ही होता है। तो अगर आप ICSE के स्टूडेंट है तो आपको दोनों चीज़ पता होंगे इस पूरे चैप्टर के बारे में, बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आएंगे यहाँ पे। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमने तो किया हुआ है, हमको सब कुछ आता है, बट यार अगर ग्रेड 11th में अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रखा गया है तो भाई कुछ तो बात होगी ना। CBSE में से वैसे इस बार हटा दिया गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, तो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं अच्छे से। ISC स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करता हूँ तो एक ऐसे डेटा की हम बात करते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम होता है। एक ऐसे सीक्वेंस की बात करते हैं जहाँ पे आपके पास कॉमन डिफरेंस जो आपके पास सेम देखने को मिलता है। बोलिए हाँ या नहीं। डिफरेंस सेम देखने को मिलता है जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने का गैप है, 3 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, 3 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, 3 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, 3 का गैप है, एंड सो ऑन। तो जिसमें से जो टर्म्स होते हैं तो उनको हम A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन हम इनको कहते थे। इस तरह से हमारे पास चलती थी बात। अच्छा, जो D निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था आपके पास, A2 माइनस A1। देखो ये कोई जनरली फिक्स नहीं होता है, एक्चुअल में जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है AN, और उसमें से माइनस कर दो उसे जस्ट एक पहले वाली टर्म, मतलब AN माइनस 1। AN का मतलब कोई सा भी एक जनरल टर्म होता है, कोई सा भी टर्म आप उठा लो, उसमें से जस्ट पहले वाली टर्म माइनस कर दो। जैसे A2 माइनस A1 तो आपको दिस माइनस दिस करना है, ठीक है। तो 5 माइनस 2 आपके पास क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। चलो अच्छी बात है। अब जरूरी नहीं कि आप D की वैल्यू यहीं से निकालो, भाई आप यहाँ से निकाल लो। तो आप 14 माइनस 11 करोगे, जब भी आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास 3 मिलेगा। अगर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हर जगह से जो D की वैल्यू मिलेगी वो बिल्कुल सेम ही मिलने वाली है। बताओ भाई, कोई समस्या यहाँ तक क्लियर है, डन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया D की वैल्यू निकालना, और उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट वाली टर्म होती है, ये वाली इसे हम फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं। जिसे आप सिंपली A बोल सकते हो, नहीं तो आप A1 बोल सकते हो। इस डेटा के हिसाब से ये चीज़ आपके पास 2 है। क्लियर है, आसान है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता है वही अभी मैं स्टार्टिंग में बताते हुए चल रहा हूँ। A to Z चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। चलिए उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे हम N जो वर्ड यूज़ करेंगे, जो लेटर यूज़ करेंगे, उसको वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स को, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। अब दैट विल डिपेंड कि वो इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। फाइनाइट होगा जो आप काउंट कर सकोगे, काउंट कर पाओगे भाई। इनफाइनाइट होगा जिसको आप काउंट नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करेगा क्या सीक्वेंस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10। अगर मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया तो n की वैल्यू 5 होगी, तो ये फाइनाइट हो गया। वहीं पे अगर मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के डॉट 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 लगा दिया तो n जो है वो इनफाइनाइट हो गया। आप बता नहीं पाओगे कि कितना है। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो ये एक सिंपल सा डेटा था आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए। उसके बाद हमारे पास अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को कि ये जो an होता है उसे हम जनरल टर्म कहते हैं। जनरल टर्म मतलब कोई सी भी टर्म हो सकती है, हम किसी भी टर्म की बात कर सकते हैं। दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n, कि आप n की वैल्यू क्या रख रहे हो। n की वैल्यू 3 रख रहे हो तो एक AP में से, जैसे कि ये बोला मैंने, n की वैल्यू 3 रख रहे हो तो A3 की बात कर रहा है, और A3 का मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग आप क्या बोल रहे हो, 6 है। बोलो हाँ या नहीं, सिंपल है, 6 है भाई, ठीक है। इस तरह से अगर ये 5 रखा तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 10 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जनरल टर्म को हम जरूरी नहीं कि AN से ही रिप्रेजेंट करें, आप इसको TN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो।
और फिर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो T1 T2 T3 ऐसे करके आपके पास चलते रहेंगे सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपको बता दिया ए जो होता है आपके पास वो फर्स्ट टर्म होता है, और कहीं पे अगर A1 लिखा हो तो घबराना नहीं, उसका मतलब भी वही चीज़ है। फिर हमने आपको बताया डी का फॉर्मूला AN-1 होता है। जनरली हम A2 - A1 यूज़ करते हैं तुरंत निकालने के लिए। फर्स्ट स्टार्टिंग में गिवन होते हैं तो तुरंत अगले में से पहले को माइनस कर देते हैं, हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। दूसरी चीज़ आपके पास होता है एन, आपको मैंने बता दिया नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है इन चारों के बीच में। सर तो कौन से चारों के बीच में, आइए समझाता हूँ। एक आपके पास ये AN हो गया, या फिर आप TN बोल लो, एक ही बात है। फिर आपके पास A हो गया, सिंपली A लिखा करूँगा। फिर आपके पास D हो गया, और फिर आपके पास N हो गया। इनके बीच में रिलेशन है AN इज इक्वल टू, ये सब्सक्रिप्ट में लिखा गया नीचे, ठीक है, N। तो A + N-1 टाइम्स D, ये आपको रिलेशन याद रखना है जनरल टर्म का। इसे हम TN भी बोल सकते हैं, तो कुछ घबराना नहीं है, एक ही बात है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो आपको ऑलरेडी पता थे, वो मैंने कुछ रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद में कुछ नई चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा मैं, साथ साथ में नोट डाउन करते जाइएगा जो आपको लगे कि हाँ भाई ये नहीं पता, ठीक है। बाकी ये चीज़ें तो रट गई होंगी मेरे हिसाब से तो आप लोगों को। तो N = A + N-1 × D। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर मैंने n के जगह पे इफ़ आई टेक n = 1, देन व्हाट आई कैन से A1 विल बिकम A एज इट इज़ प्लस 1 - 1 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो भूल जाओ, तो A1 की वैल्यू क्या आई, A आई। बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। इफ़ आई टेक n = 2, तो A यहाँ पे n की जगह 2 रखूँगा तो A2 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे A रहा प्लस में 2 - 1 1 आया, 1 × D इज D। क्लियर है यहाँ तक? चलो इफ़ आई टेक n एज 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे A ही रहेगा प्लस में n की जगह 3 3 - 1 कितना हुआ 2, 2 × D 2D हुआ। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरह से जैसे अगर आपने A4 पुट किया तो ये आ जाएगा A + 3D। जैसे आपने A5 पुट किया, n की जगह पे A5 निकाला तो ये आ जाएगा A + 4D। जैसे आप A6 निकालोगे तो ये आ जाएगा A + 5D। जैसे आप A7 निकालोगे वैसे आ जाएगा आपके पास A + 6D। कुछ पैटर्न नोटिस किया आपने? ये पैटर्न में इसलिए नोटिस करवा रहा हूँ कि आगे चल के मैं तुरंत यही चीज़ लिख दिया करूँगा, तो आप लोग डर मत जाना कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये कोई नई चीज़ आ गई क्या। समझ रहे हो? पैटर्न नोटिस करा कुछ? और समझाता हूँ। हर बार क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस करो 7 है तो A+ तो है ही है, लेकिन D में एक कम करके लिखा जा रहा है। 6 है तो A तो है ही है, ये A है, ठीक है ना, 9 नहीं, प्लस 5D एक कम करके, 6 से कम करके, क्योंकि यहाँ पे n-1 है था ना फॉर्मूले में, n-1, इसलिए एक कम करके हर बार वही है। और आपको बता दिया A1 तो A ही होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो कल को अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ भाई मुझे A19 लिखना है, तो इसमें A तो आएगा ही आएगा, प्लस 19 में से 1 कम करो 18, तो तुरंत लिख देंगे इस तरह से हम, ठीक है ना। कल को मैं बोलूँगा कि 100 टर्म लिखो, तो 100 टर्म को क्या लिखा जाता है, A + 99D। बोलो समझ में आई इतनी बात? आसानी समझ में आ गई होंगी, राइट। चलिए, तो ये कुछ जनरल चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है। आई होप आप सभी सभी को ये चीज़ समझ में आई होंगी, इंपॉर्टेंट है। अब ये था कुछ जनरल चीज़ें। देखो वहाँ पे आपके पास 10th क्लास की जब हम बात करते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म के लिए एक अलग एक्सरसाइज होती थी, और जो सम फॉर्मूला होता था वो एक अलग एक्सरसाइज होती थी। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें दोनों फॉर्मूले को एक साथ यूज़ करेंगे, और एक एक्सरसाइज में दोनों फॉर्मूले बहुत आराम से जो है यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सम फार्मूला। सम फार्मूला क्या होता है आपके पास, सम फार्मूला। तो सम फार्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। तो Sn = याद ही होगा आप लोगों को, n/2 होता है, भूल गए तो याद कर लेना, ब्रैकेट में 2a प्लस फिर आपके पास n-1 टाइम्स d होता है। क्लियर है? तो ये यूनिवर्सल फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बाकी कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, सभी चीज़ें हम आपको बताते जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता है a क्या है, n क्या है, d क्या है, बाकी Sn क्या है, n टर्म्स का सम, n हो सकता है 3 7 कुछ भी, जितने भी n दिए होंगे उस उतने टर्म्स का हमें क्या करना पड़ेगा, सम, ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन ले लो, जैसे मैंने बोला 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इनको जोड़ता हूँ मैं, 4 और 2 6, 6 6 12 8 20 10 30, सबको जोड़ा कितना आया 30। तो इस सम फॉर्मूला लगाकर देखते हैं क्या सच में 30 आ रहा है। 1 2 3 4 5, एन की जगह क्या रखूंगा मैं 5/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ए की जगह क्या देखो 2 प्लस में n माइनस 1, तो 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 4 मल्टीप्लाई डी, दिस माइनस दिस करेंगे तो डी आ जाएगा 2। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट करना सीख जाइएगा यहाँ पे। 11th क्लास में 2 2 जा 4 प्लस 4 2 जा 8, 8 और 4 कितना हुआ 12, तो 5/2 मल्टीप्लाई 12, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6, 5 6 या 30, तो यहाँ से भी आपके पास 30 ही देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? समझ में आ रही है ना बात? डन है, क्लियर है? चलिए आगे की बात करते हैं हम। तो ये सम का फॉर्मूला जो था इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। अच्छा आप मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो 2a है इसको मैं a प्लस a लिख सकता हूँ क्या? बताना जरा जल्दी से, लिख सकता हूँ ना, है या नहीं? ठीक है ना, तो ये आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2, और इस a को एज इट इज रखिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए कुछ एक नज़ारा से दिखाएगा जिसे हम an कहा करते थे, जनरल टर्म, याद आया? an लिखा करते थे, या फिर इसको हम कई बार लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म भी दिया हुआ मिल सकता है। an किसके इक्वल होता है? l के। जनरली लास्ट टर्म अगर वो एक फाइनाइट है तो, और लास्ट टर्म की बात करते हैं तो ये an कहीं बीच का भी टर्म हो सकता है, बट अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही गिवन है तो वो an और फिर l जो है वो इक्वल होता है। एग्जांपल के तौर पे अभी लिया था ना मैंने 2 4 6 8 10, अगर मैंने बोल दिया कि इसमें बताओ लास्ट टर्म क्या है तो n 10 है, और अगर आपसे मैंने बोल दिया कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग जनरल टर्म बताओ, टोटल टर्म्स के अकॉर्डिंग मतलब A5 की बात करें, टोटल 5 टर्म्स, तो वो भी तो 10 ही होगा, देख लो A1 A2 A3 A4 A5, क्लियर है? तो लास्ट टर्म के केस में ये बनता है इक्वल, अदरवाइज ये किसी भी जनरल टर्म्स के लिए यूज हो जाता है। लाइक A3 बोलूंगा तो सिर्फ 6 ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, चलो अच्छा, जब जैसे यहाँ लास्ट टर्म आया तो यहाँ से मुझे एक छोटी सी चीज़ और याद आ गई, वो बताना जरूरी है। कई बार आपके पास एक AP गिवन रहेगा और उस AP में आपके पास निकालना रहेगा nth टर्म फ्रॉम एंड। किसी AP में एंड से कोई भी टर्म निकालना हो सकता है, जैसे कि 4th टर्म 5th टर्म 6th टर्म, ऐसे करके एंड से, स्टार्टिंग से नहीं, एंड से। अभी तक जो पढ़ाया पीछे तक वो एंड स्टार्टिंग से था, अब एंड से क्या होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बस आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है, जिसमें L क्या होता है आपके पास लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको? लास्ट टर्म को। n क्या? नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या आपके पास जो सा भी टर्म निकालना है लास्ट टर्म से उसकी बात करेंगे। अभी आप याद करते जाइएगा, अभी सभी चीज़ की एप्लीकेशन आपके पास आते चली जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, क्या नई चीज़ हो गई, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक याद रखिए। अभी फटाफट जल्दी से आइए आगे की चीज़ों की बात कर लेते हैं। और इस चैप्टर में कहीं पे मतलब अलग अलग जगह से ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री किसी में भी आ सकता है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट फिलहाल शायद आपके में दिया नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, हाँ नहीं है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के एक आधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आपको करवा ही दिया, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं भाई हमें, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। कई बार क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इफ 3 4 और 5 टर्म्स आर गिवन इन सम, देन देखो कई बार क्या होता है, 2 से ज़्यादा टर्म, 3 टर्म 4 टर्म 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स ऐसे गिवन होते हैं, और वो सम में गिवन होते हैं, फिर प्रोडक्ट भी गिवन होता है, फिर उनसे हमें जो AP है वो निकालना होता है। तो उस केस में आपको कौन सा AP लेना है इन केस ऑफ 3 टर्म्स। देखो इधर, जब आपके पास 3 टर्म्स बोलेगा इन AP, तो उस केस में जो AP लेना है, तो आपको जो AP कंसिडर करना है वो ऐसे करना है, मिडल टर्म वाली A होगी, उससे पहले वाली टर्म क्या होगी A माइनस डी होगी 100%, D का गैप होता है, उससे अगली वाली टर्म क्या होगी A प्लस डी। क्या इतनी बात समझ में आई? कुछ पल्ले पड़ा भाई? तो ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहाँ तक डन है। चलो उसके बाद आप फटाफट किसके बारे में समझ लो, 5th टर्म के बारे में पढ़ लो, ध्यान समझना, 5th टर्म के बारे में समझ लो। पहले 3 और 5 दोनों का पैटर्न सेम है, इसीलिए तो 5th टर्म के बारे में समझा देता हूँ। इन AP अगर 5 टर्म्स इन AP दिया होगा तो 5 टर्म्स कैसे लोगे? फिर से सेम कहानी, जो AP लोगे आप उस टाइम पे वो A लोगे, उससे पहले वाला A माइनस डी, फिर उससे आगे वाला A प्लस डी। क्लियर है? यहाँ क्लियर है? चलो उससे पहले वाला क्या आ जाएगा आपके पास
a माइनस 2d, और उसके बाद वाला क्या हो जाएगा a प्लस 2d। अब बात आती है सर कि जब ऑड नंबर वाले होते हैं, देखो ऑड वाले हैं तो कोई समस्या ही नहीं होती, बीच वाला आप a लो, देखो बीच वाला आप a लो और उसके बाद का आपके पास सिंपल काम बनते चला जाता है, तो कोई टेंशन नहीं होती, बेसिकली ये चीज़ है। और ऐसे में हम क्यों लेते हैं, इसके पीछे का रीजन होता है, जब सम गिवन होता है तो जैसे सम करते हैं तो d से d कट जाता है, सिर्फ a बचता है तो वैल्यूज निकल जाती है ईजिली। यहाँ पे भी सारे देखो माइनस 2d माइनस डी, कितना हुआ आपके पास 3d, इससे ये कट जाएगा यहाँ पे 3d, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब बात आती है 4 टर्म्स आपके पास जब एपी में होंगे तब कैसे ले सकते हैं, 4 टर्म्स इन एपी, जब 4 टर्म्स एपी में गिवन होंगे तो उस केस में क्या आपको जो एपी कंसीडर करनी है वो कौन सी एपी कंसीडर करनी है उसको समझना जरूरी है। अगर आप ए ले लिए, देखो ये ना लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है तो ध्यान समझिएगा, ठीक है। जैसे मैंने ए ले लिया, आप थोड़ी देर के लिए बोलते हैं कि मैं ए माइनस डी कर दिया और इधर ए प्लस डी कर दिया। अगर मान लेते कि अगर ये नहीं ले सकते, अगर आपने ऐसा ले लिया तो एक टर्म बच जाएगा, देखो 3 हो चुके हैं, एक टर्म बच गया। तो इस केस में जब 4 टर्म इवन नंबर बोले तो हमको ऐसा लेना ही नहीं है फिर, क्योंकि 4th टर्म एक तरफ लोगे ना तो ऐड करने पे डी नहीं कटेगा, डी को हमें कैंसिल करना हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें एपी को लेना पड़ता है, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, देखो इधर आप डायरेक्टली a माइनस डी और a प्लस डी से शुरू कर दो, बीच वाला a लो ही मत। ये भी तो आपके पास एपी में ही देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, सच में देखने को मिलेगा भाई। चलो अभी देख लेते हैं। अच्छा इससे पहले वाला क्या a माइनस 3d नहीं हो जाएगा, इसके आगे वाला क्या हो जाएगा a प्लस 3d नहीं हो जाएगा, देख लो एक बार, बताओ मुझे यहाँ तक समझ में आया, देख लेते हैं एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैंने इसको एपी माना है, ध्यान समझिएगा, अगर मैंने इसको एपी माना है तो 100%, ध्यान समझिएगा, 100% आपके पास ये जो है वो एपी में होने चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसमें से इसको माइनस कर लो तो ए माइनस डी में से ये इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए और प्लस का 3d हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, ए से ए कैंसिल, इसको प्लस माइनस करेंगे तो 2d आएगा। तो कॉमन डिफरेंस इनके बीच का क्या आया, 2d आया, ठीक है। अब इनके बीच का निकाल देता हूँ मैं, अब इनके बीच में निकाल लेता हूँ तो a प्लस डी में से माइनस करना पड़ेगा मुझे इसको, तो माइनस का a और प्लस का d हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2d बचेगा। इनके बीच का भी 2d आया, तो अभी तक तो एपी में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले को भी करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ तो a प्लस 3d साफ साफ दिख रहा है, a प्लस 3d, इसको माइनस करेंगे माइनस a माइनस d होगा, a से a कैंसिल, इसमें से जाएगा तो 2d हो जाएगा। मतलब हमें जब 4 टर्म लेना होगा तो मैं ये वाला एपी लूँगा और वो 100% एपी में होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो ये जो चीज़ मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ ना वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप 11th क्लास में आप हो ना, नॉर्मल 10th वाला कंसेप्ट नहीं, अब थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल जो अप आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पे भी तैयार कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे की जो है वो बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप सभी को ये जो चीज़ है वो क्लियर हो गया होगा। जनरल टर्म बता दिया, सम फॉर्मूला भी बता दिया, और उसके बाद nth टर्म फ्रॉम एंड भी बता दिया। एक क्वेश्चन और आता है कि विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो अभी मैं क्वेश्चन से क्लियर करवा दूंगा। तो एक एक चीज़ देखिएगा, सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे। अभी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, अभी तक की चीजें हो सकता है आपको पता हो, पहले से ही पता हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अब वाली जो चीजें हैं वो जनरली आप 10th क्लास में यूज नहीं किए हो, तो अब वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में क्या होता है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे भेज दे भाई, ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो भी इसी नंबर पे इंक्वायरी कर लें, आप लोगों को जो डिटेल है वो मिल जाएगा। आइए आगे की बात करते हैं। देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट ला लेते हैं, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आप लोगों को बेहतरीन समझ में आएगा। आपको एपी ले लो, नॉर्मल से लेते हैं 2 4 6 8 10, आपको पता भी ये एपी है। मैं चाहता हूँ कि कोई एक नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर आप इसमें प्लस कर दो हर एक टर्म में, लेकिन ध्यान रहे हर एक टर्म में। तो मैं मानता हूँ कि मैंने इसमें प्लस कर दिया 1, चलो 1 ले लेता हूँ, तो +1 किया तो 3 हो गया, +1 किया तो 5 हो गया, +1 किया तो 7 हो गया, ऐसे करके है ना, +1 किया तो ऐसे करके सब में मैंने प्लस कर दिया 1 1 1 1, ठीक है। तो ये कितना बना लिया, 3 बन गया, 5 बन गया, 7 बन गया, 9 बन गया, 11 बन गया। मेरा सवाल ये है, क्या ये स्टिल एपी में है या नहीं, पहले आप ये मुझे बता दो फटाफट, क्या ये अभी भी
एपी में है या नहीं, बस वो चीज बता दो। देखो एक हमने एपी लिया था, उसमें हमने एक कांस्टेंट नंबर को प्लस किया है। क्या किया हमने? प्लस किया है। तो प्लस करने के बाद भी वो एपी में है या नहीं, बस वो चीज देख लो। तो 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, बिल्कुल है सर। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई अगर एक एपी दिया हो, ध्यान से समझिएगा, एपी दिया हो और उसमें अगर हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं तब भी वो एपी ही रहता है। क्लियर है? जिसमें कोई चेंज आता है क्या ए की वैल्यू में? ए की वैल्यू देखा तो ये चीज देखो, ए चीज कितनी, ए कितनी हो गई? ए में चेंज आ गया। कितना चेंज आया? जितना पहले था उसमें +1 हो गया। मतलब अगर स्टार्टिंग में हम A1, A2, A3, A4, A5 लिए हैं, ठीक है, तो A1 में जो भी आप ऐड करे हो, जैसे 1 ऐड किया, मान लेता हूं मैंने कांस्टेंट k ऐड किया होता तो A1 + k हो जाता फर्स्ट टर्म। बोलो हाँ या नहीं? पहले वाली टर्म होती वो अब नई वाली क्या हो जाती, जो कौन सा नंबर ऐड किया वो ऐड करके फर्स्ट टर्म मिलता। अच्छा, डी की वैल्यू में कोई चेंज आया है क्या? यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का भी गैप है, तो डी की वैल्यू आपके पास सेम रहता है। डी की वैल्यू क्या रहता है आपके पास? सेम रहता है। ए में बदलाव आया, जो ऐड किया वही ऐड हो गया फर्स्ट टर्म में भी। तो फर्स्ट टर्म और ये जो डी है वो कैसे निकालते हैं, कुछ प्लस करने के बाद, वो चीज आपको समझना है। क्लियर है? तो ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। सर अगर आपने प्लस किया तो क्या माइनस वाला भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, आप कोई सा भी एपी ले लो, ठीक है, आप माइनस करोगे तब भी वो एपी में ही रहेगा। क्या रहेगा? एपी में ही रहेगा। जिसमें जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, फर्स्ट टर्म ए, जो स्टार्टिंग वाली में थी, उसमें जो के आप माइनस करोगे, यहाँ सेम ही चीज़ है, प्लस किया यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर नया वाला फर्स्ट टर्म मिलेगा। और डी क्या रहेगा आपके पास? सेम रहेगा। डी आपके पास सेम रहने वाला भाई, डी में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बताओ कोई समस्या है यहाँ तक? ठीक है, तो प्लस और माइनस का बिल्कुल सेम रूल है और मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम रूल है, ऐसा चलता है अपने पास। ठीक है, चलो तो तीसरे की बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास फिर से मैंने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया और ऐसे करके मैं आगे जा सकता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मैंने डिवाइड किया तो क्या चेंज आएगा? अगर मैंने किसी नंबर से, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करता हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से करता हूँ, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 बन गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 बन गया, 3 से किया तो 18 बन गया, 3 से किया तो 24 बन गया, 3 से किया तो 30 बन गया। मेरा सवाल ये है, क्या ये अब भी एपी में है? ध्यान से सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये अब भी एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? बोलिए हाँ या नहीं। बोलेगा हाँ सर, 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप है, अब भी एपी में है। तो अब फर्स्ट टर्म और डी में क्या चेंज आया? फर्स्ट टर्म में आप देख रहे हो मल्टीप्लाई हो चुका है, बोलो हाँ या नहीं। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म आया वो पहला वाला जो A1 था उसको आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किस, सॉरी डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया ना हमने किसी नंबर से, तो उसको क्या करना पड़ेगा? के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस भी नंबर से आपने एपी को मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट टर्म में ऐसे चेंज आएगा। क्या डी में भी कोई चेंज आया? तो पहले डी की वैल्यू 2 थी, अब डी की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। तो देखो 3 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 3 से। तो डी जो है वो भी आपके पास 3 टाइम्स हो गया पहले का। पहले वाला डी मान लेते हैं कि D1 था, मान लेते हैं। अब नया वाला डी क्या होगा? के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले वाले डी में आपके पास जो के है उससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अब की बार प्लस और माइनस के केस में तो आपके पास कुछ भी चेंज नहीं आया। प्लस किया था तो डी सेम रहा था, माइनस किया था तो भी आपके पास डी सेम रहा था, और ए में चेंज आ रहा था, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। ए में हर एक केस में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई और डिवाइड तो डिवाइड। तो ए में कोई चेंज नहीं आता। मतलब सिंपल वही जो किया उसको ए में ऐड कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डी में क्या होता है? प्लस और माइनस के केस में डी में कोई भी चेंज नहीं आता, प्लस और माइनस के केस में। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में डी मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवाइड भी हो जाता है। क्लियर है? तो अब डी वाला भी मैंने आपको कहीं ना कहीं समझा ही दिया। तो मल्टीप्लाई वाला समझा दिया तो डिवाइड वाला भी समझ में आ गया होगा। तो अगर मैंने डिवाइड किया होता तो जो नया वाला ए आता वो क्या होता? मेरे पास पहला वाला ए होता, उसको मुझे डिवाइड करना पड़ता के से। क्लियर है? अगली चीज ध्यान से सुनिएगा, और ये जो नया वाला डी आता मेरे पास वो पहले वाला डी होता, उसको क्या करना पड़ता मेरे को? के से डिवाइड करना पड़ता। मल्टीप्लाई केस में मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में डिवाइड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये चीज। क्लियर हुई इतनी बात? बताओ मुझे, डन है यहाँ तक? क्लियर हुई? ठीक है, चलो तो ये कहानी हो गई आपके पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन की, प्रॉपर्टीज की और बाकी सारी चीज़ों की। आई होप आप सभी को यहाँ तक जो है वो चीज़ें वो समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, तो आइए फटाफट एक्सरसाइज की भी हम बात कर लेते हैं। और मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं इस वीडियो में, तो जो भी कुछ क्वेश्चन रखे हैं उनको हम आपको करवा देते हैं फटाफट। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और अभी तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आपके पास। तो चलिए फटाफट कर देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में कहा जाता है 10th टर्म निकालिए, आप क्या निकालिए 10th टर्म। तो आपको मैंने क्या बोला, 10th टर्म का क्या मतलब है, a प्लस 90, बोलो हाँ या नहीं। तो इनका यूज यहाँ पे करेंगे, a की जगह कितना है -3, तो आप -3 रख दो प्लस 9 मल्टीप्लाई। अच्छा सबसे पहले यहाँ पे बोला है 10th टर्म निकालना है इस सीक्वेंस का, मतलब ये बताया ही नहीं है कि एपी है या नहीं। तो जब तक एपी नहीं होगा तब तक मैं एपी का फॉर्मूला भी नहीं लगा सकता। बट हाँ ये एपी में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये पूरा एक्सरसाइज आपके पास एपी में है। बाकी आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपको एपी जो देखने को मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे लिखा है यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ। ये -3 है, फिर -2 के साथ 1/4 ऐसे करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा गया है, फिर -1 के साथ 1/2 है, फिर आपके पास -3/4 डायरेक्टली दिया हुआ है, -3/4 और एक बार जीरो में मैच कर लेता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन AI से लिखवाया मैंने, तो हो सकता है ये मिस्टेक कर, ये बहुत मिस्टेक करता है। मैच कर लेता हूँ मैं, -3 -2 1/4 -1 1/2 एंड देन वी हैव -3/4 एंड देन वी हैव 0। तो ठीक है, कुछ भी जो गड़बड़ी है वो नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ऐसा है। तो -3 प्लस में 9 मल्टीप्लाई डी कैसे निकालूंगा मैं, आपको पता है a2 - a1 करके निकालूंगा, बोलिए हाँ या नहीं। तो ये रहा a2 क्या है, 4 दूनी 8 और 1 9, -9/4, उसमें से माइनस करूंगा -3, तो क्या हो जाएगा +3। ठीक है, डिनोमिनेटर को सिम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देता हूँ, ये आ जाएगा -9 प्लस का 12 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास +-3/4। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे रख दूंगा मैं 3/4, तो ये हो जाएगा मेरे पास -3 प्लस 9 या 27 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करता हूँ, -12 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट विल कम आउट टू बी 15 12 27 होता है, तो 15 डिवाइडेड बाई 4। तो आपके पास जो 10th टर्म निकल कर आया वो 15 डिवाइडेड बाई 4 निकल कर आया है। साथ साथ में आंसर भी मैच करते चले जाएंगे। 3/4 लिखा हुआ है, तो वो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 3 रिमाइंडर बचेगा डिवाइडेड बाई 4, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। ठीक है, और यहीं तक भी छोड़ दीजिएगा तो वो सही है, टेंशन मत लीजिए। क्लियर है, चले आगे। अच्छा चले कैसे आगे भाई, इसका सेकंड पार्ट भी है, तो इसका सेकंड पार्ट भी हमें निपटाना पड़ेगा। आओ निपटाते हैं। देखो भाई √3 है, मतलब ऐसा लिखा है, ये √3 है, ये √12 है, ये √27 है, √48 है। सबसे पहले तो कुछ बच्चों को परेशानी हो जाती है रूट देखते ही कि सर ये तो एपी में है या नहीं है, सबसे पहले तो हमें वही पता लगाना पड़ेगा। देखो क्या होता है, ये √3 है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो इसको, तो इसको ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। कैसे लिख सकते हो इसको, 2 × 3 लिख सकते हैं ना। जिसकी पेयरिंग बनती है वो रूट के बाहर जाता है, जिसकी पेयरिंग नहीं बनती वो रूट के अंदर रहता है। वैसे इसका करोगे क्या आ जाएगा 3√3, इसका करोगे क्या आ जाएगा 4√3, सबका कर लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देख लो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2√3 -1 √3 बचेगा, यहाँ पे भी √3 बचेगा, यहाँ पे भी √3 बचेगा, तो AP है। हमसे 10th टर्म निकालने के लिए बोला है, तो 10th टर्म का मतलब होता है a + 90, a की जगह क्या आपके पास √3 प्लस में 9 मल्टीप्लाई डी की जगह क्या है, दिस माइनस दिस करेंगे तो 1√3 आएगा, तो √3, तो ये 1√3 9√3 10√3 आपका जो है वो आंसर लिखा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। हमसे कहा जाता है 7th टर्म निकालो, और कहाँ से, एंड से बोला है। देखो एंड वाला अभी फॉर्मूला हमने आपको बताया, अभी बताया मैंने आप लोगों को फॉर्मूला। तो एंड से निकालने का फॉर्मूला होता है L - n - 1 × D, जहाँ पे L क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है देखिए 85 लिखा हुआ है, माइनस कौन सा टर्म निकालने के बोला है 7, यहाँ पुट कर देंगे 7 - 1 और इंटू में डी कितना है देखो यहाँ से निकालो, -2 में से माइनस कर दो -5, पता है ना। ये चीज़ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रहे। तो कितना हो जाएगा ये 3 आया, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 85 माइनस ये बन गया 6 और इंटू में 3 यहाँ पे बन गया, तो 6 दिया 18 आ गया, तो माइनस का 18 करो और आंसर ले जाओ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये चीज़ छोटी सी चीज़ थी, समझ में जरूर आया होगा, राइट। चलिए 10th क्लास की चीज़ें थी वैसे तो ये, तो आइए इसमें हमसे कहा जाता है विच टर्म, ध्यान से सुनिएगा। ये जो है बच्चों को फिर से वही चीज़ है, जब ऐसे दिया हुआ रहता है तो बच्चे को डाउट आता है कि एपी है ही नहीं, ये तो बहुत अजीब सा टर्म लिखा है। तो अगर आपको डाउट है तो आप, मैंने बोला तो डी निकाल कर आप चेक कर लो ना, ये ऐसा लिखा हुआ है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो 17 3/4 कहता है इस फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझिएगा। कौन सा ऐसा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकल कर आएगा, मतलब आपको एक जनरल टर्म पूछा जा रहा है इस पूरे एपी का। जैसे ये 20 है, फिर ये 19 1/4 आया, अरे बस मतलब ये 20 से थोड़ा सा कम है, फिर ये 18 से कम है,
फिर आपके पास 17 से कम है, मतलब ये मतलब ओवरऑल 20 से धीरे 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 ये डिक्रीजिंग में जा रहा है। और एक टर्म ऐसा आएगा जब वो 0 से भी कम आ जाएगा, तो वो फर्स्ट टर्म कौन सा होगा जो 0 से फर्स्ट टाइम कम गया, मतलब नेगेटिव टर्म आया है, तो वो वाला कौन सा टर्म होगा, nth टर्म बताना है आपको। तो ओवरऑल आपको an बताना है, लेकिन ये जो an है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप पहले an तो निकालो, देखो an निकालेंगे तो हम इसके जगह क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालेंगे, और इसको क्या ले लेंगे, लेस देन 0। फिर यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी होगी, इनक्वालिटी सिखा दिया, पता है आप लोगों को कैसे सॉल्व करते हैं। a की जगह 20 है, 20 रख देंगे, प्लस n माइनस 1, n तो हमें निकालना ही है, और इंटू में डी की जगह क्या है देख लो एक बार अच्छे से, डी की जगह निकालना पड़ेगा। चलो अभी निकाल लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। देखो 100% ये एपी है, अगर आपको डाउट है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को तोड़कर प्लस समय मतलब अगले टर्म में से उसे जस्ट प्रीवियस वाले टर्म को माइनस करके आप चेक कर लीजिए कि एपी है यानी, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 19 चौका 76 और 1 77, 77/4, ठीक है, 77/4 है ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म 20 है। तो हमें पता है डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, क्या होता है आपके पास a2 माइनस a1, a2 की जगह 77/4 है और a1 की जगह 20 है, नीचे 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये हो गया 20 चौके 80, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 3/4। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा माइनस का 3/4। बस इतनी सी चीज़ बता दो, क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। अब हमें बस इनक्वालिटी सॉल्व करना और कुछ भी नहीं, बाकी बेसिक्स का काम है। आपको पता है 4 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड, ताकि ये डिनोमिनेटर को पहले गायब करना होता है, तो ये 80 बन जाएगा, और ये प्लस n माइनस 1 बनेगा, और ये माइनस का 3 बनेगा, लेस देन 0 रहेगा क्योंकि 4 कट गया। माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 3n प्लस 3 बना लेगा, ठीक है, माइनस का 3n प्लस 3n बना लेगा, माइनस का इसे इसको मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 3n माइनस का 3n और प्लस का 3 बना लेगा, क्लियर है। चलो अब ये माइनस का 3n तो ठीक है, ये ऐड करेंगे तो प्लस का 83 हो जाएगा और लेस देन 0 हो जाएगा। 83 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो आ जाएगा माइनस का 3n लेस देन माइनस का 83, क्लियर है। चलो 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो भाई माइनस माइनस भी कैंसिल होगा ना, और n की वैल्यू मिलेगी। तो n की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ध्यान रहे जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये इनक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, दिख रहा है अभी आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपके पास 83 डिवाइडेड बाई 3, क्या इतनी बात समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। और माइनस का साइन कैंसिल हो गया। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो n इज ग्रेटर देन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बचा 23, 2 7 21 और डेसिमल कुछ आएगा, तो 27 पॉइंट समथिंग टर्म आया, मतलब इससे जस्ट अगला वाला जो टर्म होगा वही तो नेगेटिव होगा। 27 टर्म्स, 27 पॉइंट कोई टर्म नहीं होता, 27 तक नेगेटिव नहीं आया, तो 27 से जस्ट अगला वाला टर्म होता तो वो आपके पास नेगेटिव टर्म आने वाला है आपके पास, ठीक है। तो ये इससे अगला जस्ट टर्म कौन सा होगा आपके पास, 28th टर्म आया, क्लियर है। अच्छा अगर ये डेसिमल में नहीं आता, सिर्फ 28 आता, 27 आता, तब क्या करते, तब भी 28th ही आपके पास क्या होता, नेगेटिव टर्म होता, क्लियर है। यहाँ तक 27 नहीं होता क्योंकि n इज ग्रेटर देन 27 बोला, मतलब इससे आगे वाले सारे नेगेटिव है, तो फर्स्ट नेगेटिव कौन सा होगा, 28th टर्म होगा, क्लियर है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप लोगों के लिए, तो अच्छा है। हालांकि ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, कुछ अलग सी चीज़ नहीं है। आइए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बच्चा सा क्वेश्चन है ये भी, और क्योंकि मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर करवा दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दे रखा आपके पास क्वेश्चन, 14 माइनस 9 आयोटा गिवन है, फिर आपके पास 12 माइनस 8 आयोटा गिवन है, फिर आपके पास 10 माइनस 7 आयोटा गिवन है। साफ साफ दिख रहा है कि ये एक एपी है, राइट। हमसे कहता है कि कौन सा टर्म जो है एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो रियल हो और फिर वो प्योर इमेजिनरी हो, क्लियर है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप एन निकालो, कौन सी टर्म बोला ना, तो एन निकालेंगे। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। चलो ए के जगह आपको साफ साफ दिख रहा है ये चीज़ टर्म है, तो 14 माइनस 9 आयोटा और प्लस में n माइनस 1 ऐसे ही रखता हूँ मैं, और डी के जगह पे दिस माइनस दिस करूँगा, तो 12 माइनस 8 आयोटा में से माइनस करूँगा ये, तो माइनस का 14 और प्लस का 9 आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना, साइन चेंज होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा आ गया, बोलो हाँ या नहीं, और इसको करेंगे तो प्लस का आयोटा आ गया। अरे 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 माइनस का 2 आयोटा क्यों आएगा, सिर्फ -2 आएगा ना, देख लो एक बार अच्छे से, क्लियर है। और इसको करेंगे तो प्लस का आयोटा आएगा, तो -2 प्लस आयोटा आया, डी की वैल्यू याद रखिएगा, -2 प्लस का आयोटा, माइनस का 2 प्लस का आयोटा डी की जगह पे आया हमारे पास, क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 14 माइनस का 9 का आयोटा और ये आ जाएगा आपके पास प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं एक बार, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2n
और n से इसको करूँगा तो प्लस का n आयोटा, फिर -1 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का आयोटा। देख लो एक बार अच्छे से, क्लियर है? चलो फिर बताता हूँ क्या करना है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऐड करो पहले तो, और आयोटा वाले को एक जगह कर दो, तो 14 और 2 कितना हो गया? 16 हो गया। और कहीं कुछ है? नहीं दिख रहा, तो ये 16 लिख दिया। और ये माइनस का 2n है तो माइनस का 2n लिख दिया, माइनस का 2n रख दिया। रियल वाले एक जगह कर दिया, मतलब ये। अब आयोटा वाले एक जगह करो, इमेजिनरी वाले, तो एक तो ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, और एक ये वाली टर्म है। ये और ये तो दोनों आयोटा हैं, तो -10 आयोटा बना लिया, राइट? तो प्लस का लिख दिया, और ये n आयोटा है, तो n माइनस का 10 और ब्रैकेट में i मैंने कॉमन ले लिया। फिर से समझ लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 10 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और प्लस में ये भी है, तो n -10 बन गया। आगे पीछे लिख सकते हो -10 + n, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप क्वेश्चन को नोटिस करो तो आपसे बोला गया है कि ये रियल होना चाहिए, दूसरे में इमेजिनरी होना चाहिए। उसके लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर हम चाहते हैं ये रियल हो जाए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट, अगर ये रियल हो जाए तो क्या हमें इस टर्म की जरूरत है? नहीं है। तो वहां पे n की वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये गायब हो जाए, 0 हो जाए पूरी। 100% n की वैल्यू 10 होगी, इसका मतलब n - 10 शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 10। सो 10th टर्म में आपके पास जो आपके पास ये जो पूरा का पूरा AP है वो आपके पास रियल हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर हम चाहते हैं ये प्योर इमेजिनरी बन जाए, जैसे कि ये बोला है सेकंड वाले पार्ट में प्योर इमेजिनरी बन जाए, तो इमेजिनरी के लिए क्या होगा? आपकी बार रियल पार्ट हमें 0 चाहिए, ये हमें चाहिए ही चाहिए, तो आपकी बार इसको 0 के इक्वल रख दो, तो 16 - 2n = 0। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो जो 8th टर्म होगा वो पूरी तरह से इमेजिनरी होगा, उसमें आपको कोई भी रियल टर्म्स देखने को नहीं मिलेगा। बताइए किसी भी तरह की कोई समस्या? फोर्थ टर्म क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन आई मीन। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा जाता है कि विच टर्म ऑफ दिस सीरीज दिस इज x + 28। कौन सा टर्म है? तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, जिसमें से ये जो है वो an का काम करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं l का काम करेगा, nth टर्म, ठीक है? तो an हम फिर से लिखेंगे, an = a + n - 1 टाइम्स d। तो a के जगह आपके पास x + 28 है, इज इक्वल टू a के जगह पे x + 1 है, देख लो यहाँ पे, और n - 1, n की तो वैल्यू हमें निकालनी है, और d निकाल लेते हैं दिस माइनस दिस करके। तो x + 4 में से इसको माइनस करेंगे तो -x और -1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे आपके पास 3 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं। x + 28 इज इक्वल टू x + 1 + 3n - 3, ठीक है? x से x से गायब हो गया आपके पास, बस n निकाल देना है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? -2। आई बात समझे? -2 आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा तो 30 बना लेगा, 28 पहले से था, 3n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 10। तो इसका मतलब ये है कि जो 10th टर्म होगा इसका, वो आपके पास x + 28 आएगा। अगर आप नॉर्मली भी सोचते हो, जैसे x + 1 है, फिर x + 4 है, x + 7 है, ऐसे करते करते 7 है, x तो सब में कॉमन है, 7 के बाद 3 का गैप होता है, x + 10, x + 13, x + 16, x + 19, x + 22, x + 25, x + 28, तो वो 10th टर्म था। क्लियर है? चलो खैर, ऐसा आपको करना नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि n कितने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा जा सकता है, इसलिए नॉलेज हमें होनी चाहिए। आइए एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं। कहा जाता है इफ़ द थर्ड टर्म इज 12, तो थर्ड टर्म मतलब आपको A3 गिवन है 12 है। दूसरी चीज़ 7th टर्म इज 24, मतलब A7 आपके पास 24 है। क्लियर है? हमसे कहा जाता है इसकी 10th टर्म निकालो, 10th टर्म A10 निकालो। आपको पता है A10 में कैसे निकाल सकता हूँ? लिखकर a + 9d, मतलब अगर आपको मैंने a दे दिया और d दे दिया तो आप तुरंत 10th टर्म मतलब बता दोगे, राइट? अब बात आती है कि a और d भी पता भी तो होना चाहिए हमें। तो आओ भाई, यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं हम? a + 2d, और ये कितना दिया हुआ मेरे पास? 12। इसको क्या लिख सकते हैं? a + 6d, यहाँ पे लिख दो a + 6d, सॉरी नॉट 16, 6d, 6d, और कितना दिया हुआ आपके पास? 24। सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस का 4d बना और माइनस का 12 बना। d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3 आ गए। d की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, a + 2 × 3 = 12, 2 3 = 6, तो a की वैल्यू 6 आ गई। आपको a पता है और d भी पता है, a भी 6 है, a 6 है आपके पास, और प्लस में 9 × ये d की जगह 3 हो गया। 6 + 9 = 27, 27 और 33, तो 33 आपके पास 10th टर्म निकल कर आ गया। मतलब बच्चा सा क्वेश्चन, ठीक है? 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत करवाए हैं आपको। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7th की बात करते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो इस पे ज़रूर भेजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट है जिसे पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस नंबर पे जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए आगे की बात करते हैं।
इसमें हमें कहा जाता है कि AP है आपके पास ये वाली चीज़, जिसमें आपके पास -1 है, फिर -5/6 है, फिर -2/3 है, फिर -1/2 है, ऐसे करते 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 10/3 तक लिखा गया है। फिर कहा जाता है इसका कितने टर्म्स है, आप वो बस वो बता दो, हाउ मेनी टर्म्स मीन्स यू हैव टू फाइंड n। सिंपल, वेरी सिंपल। आई बात समझ में, वेरी सिंपल। आइए, हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स d होता है, तो an की जगह कितना है देख लो, लास्ट टर्म ऐसे मानना कि अब इतना ही टोटल AP ही इतना ही है, तो L हो गया, वो L भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10/3। A की जगह आपके पास -1 है, प्लस n-1 एज इट इज, d की जगह दिस माइनस दिस करेंगे तो -5/6 में से माइनस करेंगे -1 तो +1 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड कर दो तो ऊपर बन गया 1/6। तो ओवरऑल आपके पास जो d वैल्यू आई वो 1/6 आई। कितनी आई? 1/6। यहाँ से क्या आप n की वैल्यू सॉल्व कर पाओगे, बताओ मुझे। अगर आप यहाँ से भी n की वैल्यू नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहाँ से n की वैल्यू सॉल्व करके नहीं निकाल पा रहे हो बिल्कुल करेक्ट एक ही बार में, तो आपको 10th क्लास की जो AP है उसे देखने की ज़रूरत है, और 10th क्लास की AP भी आपसे नहीं होगा, उससे पहले आपको बेसिक कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। बेसिक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बेसिकली जो अलजेब्रा वाले होते हैं उसमें x की वैल्यू जो फ्रैक्शन में दिया हो तब कैसे सॉल्व करते हैं, वो वाली चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं वो भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊं। हालांकि कुछ चीज़ें अभी बताया मैंने इधर उधर करके, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना फिर बहुत बड़ी समस्या है आपके साथ। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीज़ें इस वीडियो की समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।